हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। देखिए यूक्लिड ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री की जो हम कहें एक तरीके से की है वो की है यूक्लिड ने, लेकिन ज्योमेट्री काफी पहले टाइम से हमारा यूज होता जा रहा है। अब अगर हम ज्योमेट्री वर्ड की बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि जो ज्योमेट्री वर्ड है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है हमारा जियो और एक हमारा है मेट्रिन। अब जियो का हमारा जो मतलब होता है वो होता है अर्थ, और मेट्रिन का मतलब हमारा होता है मेजर करना है, या इसको हम बोलते हैं टू मेजर। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अर्थ का मेजरमेंट कर रहे हैं। अब अर्थ का मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया, हम सीधा सीधा अर्थ का जो लैंड है उसको मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब इनिशियली जो ज्योमेट्री वर्ड कहा गया उसमें कहा गया कि अगर हम लैंड को मेजर करें तो वो हमारा ज्योमेट्री के अंदर आता है। तो ज्योमेट्री हमारी एक तरह की ब्रांच हो गई मैथमेटिक्स की। अब अगर हम बिल्कुल इनिशियल पीरियड की बात करें, जब ये वर्ड हमारा ज्योमेट्री आया था, तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक टाइम पीरियड है। इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये सपोज अगर डॉट है तो ये जो ड्यूरेशन है लेट सपोज ये बीसी वाली ड्यूरेशन है, और लेट सपोज ये हमारी एडी वाली ड्यूरेशन है। अब बहुत इनिशियली पीरियड की अगर हम बात करें, जहां पर हम इजिप्शियंस की या चाइनीज या हमारे जो बेबीलोनियंस थे, उन्होंने ज्योमेट्री को कहा कि भाई हम ज्योमेट्री की हेल्प से किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस बेसिक कंसेप्ट्स में जो भी इन्होंने बेसिक चीजें बताई थी ज्योमेट्री के बारे में, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अब जो एक मेन प्रॉब्लम थी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी डिफाइंड है, उसमें कहा गया लेट सपोज कि हमारे पास ये कोई एरिया है। अब इस एरिया में हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा है, एक सपोज यहाँ पर आपकी कोई रिवर बह रही है जिसका इन्होंने नाम दिया, लेट सपोज कोई नाइल आपकी रिवर है। इसने कहा कि ये वाला जो लैंड का एरिया है ये किसी ओनर 1 का है, और लेट सपोज ये जो एरिया है ये हमारा ओनर किस 2 का है। तो उसमें ये कह दिया कि जहां से ये नदी बहेगी उस नदी के इधर वाला एरिया जो हो गया वो एक ओनर का हो गया, और इस नदी के राइट वाला जो एरिया हो गया वो सपोज दूसरे ओनर का आ गया। अब लेट सपोज आपकी फ्लड आ गई तो क्या हुआ कि इस नदी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब लेट सपोज जो नदी है ये इस तरीके से इसने बहना स्टार्ट कर दिया, तो ये ओनर 1 का एरिया रह गया और ये आपका ओनर 2 का एरिया हो गया। अब अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया कम हो गया, इसका एरिया बढ़ गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। तो ये जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई तो फिर हमारे जो इजिप्शियंस थे उन्होंने इस ज्योमेट्री में और बहुत सारा डेवलपमेंट किया। तो जो इनिशियल डेवलपमेंट हमारा हुआ था ज्योमेट्री में, वो डेवलपमेंट हमारा क्या था, इजिप्शियंस ने। और इतना डेवलपमेंट उन्होंने कर लिया था कि अगर हमारे पास कोई भी शेप है तो उस शेप के हम एरियाज फाइंड आउट कर सकते थे, उस शेप के हम वॉल्यूम्स अपने निकाल सकते थे, या ये भी हमें पता होता था कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर क्या होता है, पिरामिड कैसे बनता है, कैनाल्स कैसे बनाए जाते हैं, किस साइज के कैनाल बनाने हैं। तो वो सब इन्होंने इनिशियल पीरियड में इजिप्शियंस ने कर लिया था। अब उसके बाद जो हमारा इंडस वैली पीरियड था, आप उसको एज्यूम करिए, लेट सपोज ये पीरियड है हमारा 3000 बीसी वाला। ये पीरियड जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस पीरियड इज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जब ये खुदाई वगैरह की गई और ये देखा गया कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो किस तरह का था, तो उसमें ये देखा कि जो वहां पर घर बने हुए मिले या जो वहां पर रोड्स बनी हुई मिली, वो इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड और डिफाइंड मैनर में बनी थी, जिससे कि ये पता चलता है कि इस एरा के जो लोग थे वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, या उनको हम ये कहें कि ज्योमेट्री की बहुत पावरफुल नॉलेज थी। जैसे कि आप ये कहिए कि वहां पर जो रोड्स बनी मिली वो इस तरह से रोड्स बनी मिली कि जो एक दूसरे के पैरेलल थी, इस तरीके हमारी रोड्स थी। जो इन्होंने घर अपने बनाए हुए थे उस घर के अंदर भी जो अलग अलग तरह के रूम्स थे वो अलग अलग साइज के रूम्स थे। इसका मतलब ज्योमेट्री का आइडिया था, तभी तो ये अलग अलग साइज के अपने रूम्स बना पा रहे थे। वहां पर वेल डिफाइंड एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, तो उसके बाद जब आगे थोड़ा सा हम और चलते हैं, अगर इस पीरियड में लेट सपोज हम यहाँ पर 1500 बीसी की बात अगर करें, तो इस पीरियड को जनरली हमारा वैदिक पीरियड बोला गया। इस पीरियड को हमारा बोला गया वैदिक पीरियड, जहां पर बहुत सारे सूत्र दिए गए, और एक आपके बुक में भी लिखा, इसका नाम दिया गया सुलभा सूत्र, सुलभा सूत्रास। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब हो गया सुल्भ और ये हो गया आपका सूत्र। तो सुल्भ का मतलब इसमें हमारा हो गया, जैसे हम कहते हैं कि रस्सी, और सूत्र का मतलब हो गया हमारा कोई भी नियम। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे नियम थे जिनको आप रस्सी से नापते थे, यानी कि आप मेजर ही तो वहां पर कर रहे थे,
तो वैदिक पीरियड जो हमारा था वहां पर इस तरह की चीज आपकी चलती थी। जैसा अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपने घर में या जो भी ऋषि मुनि होते थे अगर वो कुछ रिचुअल्स करते थे तो वो यज्ञ वगैरह जो करते थे उसके लिए पूरा वेदी बनाते थे, कितने साइज की वेदी बनेगी, वो ट्राइंगल शेप में होगी, सर्कुलर शेप में होगी, रेक्टेंगल शेप में होगी, तो वो सब नॉलेज इनको थी वैदिक पीरियड में भी। उसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे चले वैदिक पीरियड में ही, तो अगर हम बात करते हैं इस पीरियड की, लेट्स सपोज 800 बीसी से 500 बीसी अगर पीरियड की हम बात करें, तो यहाँ पर भी हमारे पास काफी सारी चीजें आ गई थी ज्योमेट्री की। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इतनी बड़ी जनरेशन में ज्योमेट्री की जितनी नॉलेज थी वो कहीं पर भी लिखी हुई नहीं थी। यानी कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ये नॉलेज हो रही थी पास, तो ये जो नॉलेज पास हो रही थी सिर्फ वर्बली नॉलेज हम पास कर रहे थे या थ्रू पाम लीव्स पर पहले लिखते थे, पत्तियों पर लिखते थे, कोई भी नॉलेज है। तो ज्योमेट्री की जो नॉलेज थी वो पास हुई है विद द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन या विद द हेल्प ऑफ पाम लीव्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नॉलेज तो काफी सारी ज्योमेट्री की आ गई थी, काफी सारी एप्लीकेशंस आ गई थी, काफी सारी प्रॉपर्टीज आ गई थी, लेकिन वो कहीं लिखी हुई नहीं थी। लेकिन और दूसरा क्या था कि जो भी हमारे इजिप्शियंस थे उन्होंने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि भाई ये जितने भी ज्योमेट्री के रिलेटेड हम चीजें लिख रहे हैं ये हमारी आई कैसे हैं। उन्होंने तो सीधे सीधे स्टेटमेंट्स लिख दिए कि अगर दिस प्लस दिस करेंगे तो ये आएगा, दिस इक्वल्स टू दिस करेंगे तो ये आएगा। इस तरह के उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिए। फिर जब ये पीरियड हमारा आया 800 से 500 बीसी वाला, तो यहाँ पर हमारे आता है ग्रीस, जो हमारा ग्रीस सिविलाइजेशन आया, या जिसमें हम बात करते हैं अपने ग्रीक्स की। तो उन्होंने ध्यान दिया कि ठीक है भाई ये सारी चीजें इन्होंने बना ली हैं और अगर इनको अप्लाई करते हैं अपने मैथमेटिक्स में तो चीजें बिल्कुल सही भी आती हैं, आंसर बिल्कुल सही आता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीजनिंग है? तो ग्रीस या ग्रीक्स हमारे वो फर्स्ट पीपल्स थे जिन्होंने इसकी लॉजिकल रीजनिंग पर ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने कहा कि भाई कैसे है, हम तो करके देखेंगे इसको। और आपने नाम सुना होगा, एक आपके ग्रीक्स मैथमेटिशियन थे, फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स। वो पहले ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि अगर आपके पास कोई एक सर्किल है और अगर आप उसमें एक डायमीटर बना लें तो वो डायमीटर उस सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है। इन्होंने पहला प्रूफ दिया था ये। देखिए अब तक जितनी बातें चली आ रही हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट्स के फॉर्म में थी या एक दूसरे को हम वर्बली नॉलेज दे रहे थे, इसने ये सबसे पहले प्रूफ करके दिखाया। उसके बाद फिर इसी से इंस्पायर होकर जो भी इसके आगे और कोलीग्स थे या स्टूडेंट्स थे, आप कुछ भी कह लें, हमारे फिर इसके बाद आते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम वगैरह दिए। पाइथागोरस ने क्या किया कि इसी ड्यूरेशन में अराउंड 572 बीसी इन्होंने बहुत सारी ज्योमेट्री की कैलकुलेशंस कर करके देखी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने इजाद कर ली। ठीक, ये सारा काम इस ड्यूरेशन में हुआ। उसके बाद जब अब हमारे इजिप्ट वापस आए और उनमें हमारा नाम था, मैथमेटिशियन था जिसका है यूक्लिड नाम, जिससे वर्ड आता है। यूक्लिड ने अब क्या काम किया कि जितना ये सब काम कर चुके थे इस सारे के सारे काम को इकट्ठा किया, सारे काम को इकट्ठा किया और इसकी एक बुक बना दी, या मैं कहूं इसकी इन्होंने मल्टीपल बुक्स बना दी। उन बुक्स का जो नाम दिया वो नाम दिया एलिमेंट्स। उन बुक्स का इन्होंने जो नाम दिया उसको नाम दिया एलिमेंट्स। और इस एलिमेंट्स को इन्होंने टोटल 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। दे डिवाइड दिस इनटू 13 चैप्टर और हर एक चैप्टर एक सिंगल बुक है, ईच इज अ बुक। इसका मतलब इन्होंने टोटल 13 बुक्स लिखी और उन 13 बुक्स में जो उस टाइम तक का जितना भी हमारे पास ज्योमेट्री का डेटा अवेलेबल था वो उन्होंने सब लिख दिया। तो इसीलिए वहीं से हम अपनी स्टार्ट करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। इसलिए इसको यूक्लिड ज्योमेट्री बोलते हैं क्योंकि ये पहले ऐसे इजिप्शियन थे अलेक्जेंड्रिया में जिन्होंने हमारी ज्योमेट्री को लिखा था। अब इस चैप्टर में वैसे तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थ्योरी भी समझ में आए अच्छे से। तो अब इसी चैप्टर की अगर जो हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, उसमें हम देखेंगे जो प्रेजेंट डे में हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं और ये जो ज्योमेट्री यूक्लिड ने अपनी एलिमेंट्स में लिखी है ये किस तरीके से हमारे रिलेटेड है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो भी हमने इंट्रोडक्शन की बात की है वो यहाँ पर मैंने समराइज करके लिख दिया है आपका। ये ज्योमेट्री का मतलब हो गया अर्थ की मेजर करना और जो नॉलेज हमारी ज्योमेट्री की है वो ट्रांसफर हुई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर वर्बली या थ्रू पाम लीव्स। उसके बाद जो एंशिएंट इजिप्शियंस थे हमारे
उन्होंने ज्योमेट्री के बहुत सारे प्रॉपर्टीज वगैरह निकाली और जनरल रूल्स या डेवलप वगैरह उन्होंने किए। फिर ग्रीक्स हमारे इंटरेस्टेड थे इन एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट्स। कौन से स्टेटमेंट्स? जो हमारे इजिप्शियंस ने दिए थे, क्योंकि उन्होंने कभी उसको सिस्टमेटिक वे में जनरेट नहीं किया। सिस्टमेटिक वे में जनरेट करने का जो है स्टार्ट किया वो ग्रीक्स ने स्टार्ट किया। उसके बाद जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने सबसे पहले ये इसका प्रूफ दिया था। पाइथागोरस ने बहुत सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज डिस्कवर की थी और डेवलप की थी थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री। लेकिन यूक्लिड ने क्या किया? यूक्लिड ने सारा का सारा वर्क जो है ये कलेक्ट किया और उसको अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और ही डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर्स ईच कॉल्ड अ बुक। अब अगर हम एक बुक की बात करते हैं सबसे पहले, तो उन्होंने उस बुक में हमारी कुछ डेफिनेशंस लिखी, हमारी कुछ एक्सियम्स लिखी और हमारे पोस्टुलेट्स लिखे। तो उनको हम आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब इन्होंने, वैसे अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें आपकी 7 डेफिनेशंस लिखी हुई है, लेकिन टोटल 23 डेफिनेशंस इन्होंने लिखी है अपनी बुक में। तो ये 23 डेफिनेशंस आप देखिए सबसे पहले। अब देखिए इन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि पॉइंट हमारा क्या होता है। तो इन्होंने बोला कि पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, यानी कि पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। अब देखो, आप आज की ड्यूरेशन में अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है पॉइंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है। लेकिन इन्होंने उस टाइम पर ये सब चीजें लिखी थी जब कोई नॉलेज इस बारे में नहीं थी कि हम किस तरीके से चीजों को डिफाइन करें। तो उस टाइम की ये डेफिनेशंस हैं। इन्होंने कहा पॉइंट एक वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। जैसे सपोज हमने एक पॉइंट लगा दिया तो इसको इन्होंने बोला कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं है, तो उसको हम पॉइंट बोल देते हैं। फिर उन्होंने कहा लाइन क्या होती है? लाइन होती है ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं ये, जनरली आप इसी को लाइन बोलते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी ये डेफिनेशन है कि इसकी कोई ब्रेथ नहीं है। हालांकि अगर हम आइडियली बात करें तो इसकी एक ब्रेथ है, चाहे वो कितने भी माइक्रोन हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, ठीक। तो एक, लेकिन हम क्या इस तरह से कहेंगे ये एक लेंथ है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है, ठीक। उसके बाद ये आ गया एक्सट्रीमिटीज या एंड पॉइंट्स। एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ लाइन, तो एक्सट्रीमिटीज क्या होते हैं लाइन के? उसने कहा पॉइंट्स हैं। तो ये जो लाइन आपने बनाई है, अगर इसकी आप एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। देखिए पॉइंट्स को आप डिफाइन कर चुके हैं पहले ही, लाइन को आप डिफाइन कर चुके हैं। तो अब एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइन को जब आपने डिफाइन किया तो आपने इन्हीं दो डेफिनेशन से डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये कहता है स्ट्रेट लाइन आपकी क्या होती है? तो अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब लाइन आप कैसे बनाएंगे? अब लाइन बनाने का तरीका इसने जो डिफाइन किया वो कहा कि भाई जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं आप उन पॉइंट्स को यूनिफॉर्मली लिख लो। ये देखिए मैंने ये पॉइंट्स जो है, ये जब आपने पॉइंट्स अपने यूनिफॉर्मली लिख दिए और जब आप इनको इस तरीके से मिला देंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, मतलब पॉइंट्स मिलके जो बनी हमारी वो लाइन बन गई। उसके बाद सरफेस क्या है? सरफेस व्हिच हैज लेंथ। सरफेस कैसे डिफाइन किया? जिसकी लेंथ है एंड ब्रेड्थ ओनली। या मैं ये कहूं कि एक लाइन आपकी ऐसे है, इस तरीके से लाइंस बनी हुई है, और एक लाइंस आपकी इस तरीके से बनी हुई है। तो ये आपकी क्या बन गई? ये जो आपका डायग्राम बन गया ये एक तरह की हमारी सरफेस हो गई। यानी कि सरफेस क्या है? व्हिच हैज लेंथ, जैसे कि ये लेंथ भी है इसकी कुछ ना कुछ, और व्हिच हैज ब्रेड्थ, यानी कि इसका कुछ ना कुछ ब्रेड्थ भी है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ सरफेस क्या है? लाइंस हैं। ऑब्वियसली एक्सट्रीमिटीज मतलब जो इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो ये सरफेस जैसे यहां से स्टार्ट हुई ये एक लाइन है, यहां पर खत्म हुई ये एक लाइन है, इधर की बात करें तो ये एक लाइन है, इधर की बात करें तो ये एक लाइन है। इसका मतलब अगर मैं किसी सरफेस को आपके सामने बनाऊं तो ये कुछ सरफेस है, ये सरफेस है, और इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं? इसके एंड पॉइंट्स ये लाइन है हमारे, ये सब लाइंस ही तो हैं। उसके बाद प्लेन सरफेस क्या होगी? सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। तो ये हमारी जो है, जो भी हमने बनाई, ये हमारी लाइंस जिसमें आप बना देंगे ये हमारी क्या हो जाएगी? प्लेन सरफेस हो जाएगी। इतनी डेफिनेशंस आपकी लिखी हुई है आपकी बुक में। कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस भी है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दी है। जैसे कि ये प्लेन एंगल अब आपका क्या होता है? इंक्लिनेशन टू वन अनदर ऑफ टू लाइंस। यानी कि जब आपकी एक लाइन ये है और एक लाइन आपकी ये है, यानी कि जब आपकी एक लाइन किसी दूसरी लाइन पर इंक्लाइन होगी तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने बोल दिया ये प्लेन एंगल हो गया, ठीक। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच में जो एंगल बना, चाहिए आप ये ले लें, चाहिए ले लें, चाहिए ले लें, चाहिए ले लें, इसको हमने प्लेन एंगल बोल दिया। उसके बाद फिर इसने बोला रेक्टिलिनियर एंगल क्या होगा? तो व्हेन द लाइंस कंटेनिंग द एंगल आर स्ट्रेट, यानी कि एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई,
इनके बीच में जो एंगल बना, दिस इज योर रेक्टिलिनियर एंगल, जो 180 डिग्री होता है आपका, जिसको आप पढ़ते हैं आजकल। देन वी हैव राइट एंगल। राइट एंगल को कैसे डिफाइन किया? व्हेन अ स्ट्रेट लाइन सेट अप ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन किस पर सेट अप हुई? एक स्ट्रेट लाइन पर। When a straight line set up on a straight line makes the adjacent angles equal to one another. अब adjacent angles यानी कि ये इस लाइन ने इस लाइन के साथ जो एंगल बनाया, वही एंगल ये लाइन इस लाइन के साथ अगर बनाया और दोनों एंगल्स इक्वल हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? राइट एंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया? एंगल ग्रेटर देन द राइट एंगल, यानी कि इस तरह का, ये आपका क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि राइट एंगल तो 90 हो गया, जो 90 डिग्री से बड़ा हो गया वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और एक्यूट एंगल अगर आप बनाएंगे तो क्या हो गया? विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका होता ही है, जो इससे कम हो वो आपका हो गया एक्यूट एंगल। उसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस हो रहे हैं, उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। सिंपल डेफिनेशंस हैं, आपको पता है वैसे ये सब। बाउंड्री क्या होती है? दैट व्हिच इज एन एक्सट्रीमिटी ऑफ एनीथिंग। अब सपोज मैं कोई भी एक शेप बना दूं, मैं कह रहा हूं कि मेरी एक बाउंड्री है, ठीक है, किसी भी चीज की, मतलब आपने बना दी, एक बाउंड्री बना दी। उसका कह रहा फिगर क्या होती है? That which is contained by any boundary। अब सपोज आपने यहाँ पर कोई भी फिगर ली, या आपने कोई भी फिगर ले ली, तो इस फिगर की जो बाउंड्री है, लेट सपोज मैंने ये बाउंड्री अज्यूम कर ली, तो उस बाउंड्री के अंदर जो भी आपकी शेप आ रही है, उस शेप को उसने क्या बोला? फिगर। तो फिगर क्या है? That which is contained by any boundary। एक बाउंड्री जो भी अपने अंदर कुछ रख रही है, वो मेरी फिगर है, ठीक है। उसके बाद सर्किल क्या है? सर्किल को उसने बोला कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर उतनी लेंथ की आपने दूसरी ली, उतनी लेंथ की आपने तीसरी ली, चौथी ली, पांचवी, कितनी बहुत सारी आपने मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस ले ली। और जब आपने सारी स्ट्रेट लाइंस के एंड पॉइंट्स को जब मिलाया, तो जो फिगर आपके सामने बन के आई, दैट इज योर सर्किल। देखिए डेफिनेशन, अ प्लेन फिगर कंटेन्ड बाय वन लाइन सच दैट ऑल स्ट्रेट लाइंस फॉलोइंग अपॉन इट फ्रॉम वन पॉइंट। देखिए ये है शेप, एक पॉइंट से इस पर सारी की सारी लाइंस हमारी डल रही हैं, जिनकी सबकी लेंथ इक्वल है हमारी। दोज लाइन विद इन द फिगर आर इक्वल टू वन अनदर। तो वो जो शेप बन के आती है वो हमारी सर्किल है। देखिए आपसे कोई पूछेगा नहीं कि सर्किल की डेफिनेशन क्या है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो इसने अपनी बुक लिखी थी, उस बुक में जो इसने डेफिनेशंस दी वो ये है हमारी, ठीक। अब जैसे आज की डेट में आप क्या कहते हैं कि सर्किल क्या होता है? आप कहते हैं कि सर्किल एक ऐसी शेप होती है कि जब भी सेंटर से हम एक जगह पॉइंट बनाते हैं, तो वो इक्वल डिस्टेंस, सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर उन सारे पॉइंट्स को आप मर्ज कर दो, तो जो शेप बनती है वो आपकी सर्किल होती है। चलिए, सेंटर क्या हो गया? पॉइंट जहां से आपने सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस डाली। इस पॉइंट को इसने क्या बोला? दिस इज योर सेंटर। जहां से आपने सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस जनरेट करी, वो आपका सेंटर हो गया। अब हमारा डायमीटर क्या हो गया? डायमीटर हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर। सपोज ये आपका सर्किल है, ये आपका सेंटर है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि आपके सेंटर से पास हो रही है और इस सर्कमफ्रेंस पर दोनों जगह टर्मिनेट हो रही है, और फाइनली हमारे सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दिस इज योर डायमीटर, ठीक है। उसके बाद सेमी सर्किल क्या हो गया? द फिगर कंटेन्ड बाय द डायमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस। जो फिगर हमारी ये डायमीटर रख रहा है और ये सर्कमफ्रेंस रख रही है, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्किल। ये भी हो सकता है सेमी सर्किल, ये भी आपका सेमी सर्किल हो सकता है। फिर रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब हो गया फिगर्स कंटेन्ड बाय स्ट्रेट लाइंस, मतलब ऐसी फिगर्स जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन रखेंगी। जैसे कि सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कोई बाउंड्री है, अब सपोज मैंने कोई फिगर बनाई है, ये कोई भी आपकी फिगर है, तो ये मेरी एक रेक्टिलिनियर फिगर है, क्योंकि ये जो फिगर आपकी बनी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनी, ठीक है। ये आपकी रेक्टिलिनियर फिगर हो गई, लीनियर फिगर हो गई। फिर आपके आगे ट्राइलेटरल फिगर। तो ट्राइलेटरल फिगर नाम से आपको पता चल रहा है कि फिगर्स कंटेन्ड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस, जिसको आप क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। जो तीन स्ट्रेट लाइन से फिगर बनेगी, दिस इज कॉल्ड योर ट्राइंगल। देन वी हैव क्वाड्रिलेटरल फिगर, जिसमें कि आपकी चार स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। मल्टीलेटरल फिगर्स या उसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक पॉलीगन है। उसके बाद पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, या इसने यूक्लिड ने कैसे डिफाइन किया पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को? अब आपकी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइंस व्हिच बीइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगी, एंड बीइंग प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस, डू नॉट मीट वन अनदर इन आइदर डायरेक्शन। यानी कि दो लाइंस जो आपकी कभी भी नहीं मिलेंगी और आप किसी भी डायरेक्शन में आपको इंडेफिनिट तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और कभी वो मीट नहीं करेंगी, तो वो हमारी हो गई पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक। तो मेरे ख्याल से बेसिक डेफिनेशंस हमें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल बेसिक सिंपल से डेफिनेशंस थी।
उसके बाद अब जो हमारा यूक्लिड था उसने जो भी प्रॉपर्टीज थी हमारी इसमें ज्योमेट्री में, उसने एज्यूम किया सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। अपनी बुक में उसने लिखा कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं आपको, इनका कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको आप एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सपोज 2 + 2 4 आएगा, तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। या आप ये बोलते हैं कि जी ये क्या लिखा हुआ है, आप कहते हैं जी ये 1 है, तो आप कोई प्रूफ थोड़ी दिखाएंगे इसका कि नहीं प्रूफ करके दिखाओ ये 1 है, तो इसको हम एज्यूम करते हैं, हम इसको मानते हैं कि हाँ भाई ये मेरा 1 है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मेरा कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसने वही कहा यूक्लिड ने कि भाई जो भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर लिखी है अपनी, तो हम एज्यूम करते हैं, यूक्लिड एज्यूम्ड certain properties which were not to be proved, इनके प्रूफ की हमें कोई जरूरत नहीं है। These assumptions are called universal truths। और अपने उसने दो तरह के assumptions उसने माने थे, उसमें एक उसने कहा था axioms और एक उसने कहा था postulates। तो postulates हमारे वो प्रॉपर्टीज थी जिनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए यूज करते हैं। और एक्सियम्स हमारे क्या होते हैं, जो कि हम पूरी मैथमेटिक्स में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। एक्सियम्स मतलब हम ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट्स वो होंगे जो हमारे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होंगे। अब देखिए इनसे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। आप इनको ये मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उसने लिखी हैं, ये और उनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या एक्सियम्स हैं और क्या पोस्टुलेट्स हैं। मैं बता देता हूं, इसने जो लिखे थे 5 एक्सियम्स लिखे थे और 5 ही पोस्टुलेट्स थे लिखे थे। आपके 5 एक्सियम्स थे और 5 इसके पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। तो आइए इनको वन बाय वन देखते हैं कि क्या है एक्सियम्स और क्या है हमारे पोस्टुलेट्स, ठीक है। आइए पहले देख लेते हैं हम यूक्लिड के 5 एक्सियम्स। अब देखिए पहला एक्सियम क्या है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जब इसको स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि पता नहीं किस तरह की इंग्लिश लिखी हुई है, समझ नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ते हैं। देखिए से लिखा थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि ये मेरी थिंग्स हैं, ये मेरी कुछ थिंग्स हैं which are equal to the same thing। ये मेरी कुछ थिंग्स हैं, these are my things which are equal to the same thing। ये भी कोई थिंग है मेरी, कुछ भी हो सकता है ये। तो थिंग्स which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing are equal to one another। इसका मतलब ये मेरी इक्वल होंगी। इसका मतलब अगर मेरी ये थिंग इस थिंग के इक्वल है, ये थिंग इस थिंग के इक्वल है, तो मेरी ये थिंग जो है दोनों इक्वल होंगी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये कोई आपका ए है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ए जो है वो सी के इक्वल है। इस तरीके से मैंने कहा कि आपका बी है, बी आपका सी के इक्वल है, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं कि जो ए है वो आपका बी के इक्वल होगा। अब आप क्या कह रहे हैं कि लेट्स सपोज ए मेरा सी के इक्वल है, बी मेरा सी के इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट कंक्लूड्स दैट ए इक्वल्स टू बी। और इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, उसने पहले कहा है इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ मानिए, इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ मानिए। ये कुछ थिंग्स हैं, ये इस थिंग के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये सब इक्वल होंगे ना आपस में। अगर ये तीनों के तीनों इसके इक्वल हैं, तो ये तीनों भी इक्वल होंगे। वही कह रहा, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक हो गया, ये पहला पोस्टुलेट हमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड सॉरी एक्सियम क्लियर हो गया होगा, पोस्टुलेट नहीं है सॉरी। उसके बाद सेकंड आपसे क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। फिर बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। उसने कहा कि इफ इक्वल्स हम ऐड कर रहे हैं, किसमें, आर एडेड टू इक्वल्स में इक्वल्स ऐड कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा लेट्स सपोज ये मेरे इक्वल्स दिए हुए हैं कि a इक्वल्स टू b है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि इनमें इक्वल्स को ऐड कर दो, इक्वल्स को ऐड कर दो। सपोज आपने कहा कि लो जी हम इसमें कर देते हैं a + 5, इसमें भी हम कर देते हैं b + 5, तो हमने इक्वल्स को ऐड कर दिया। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, यानी कि जो बन के आया होल्स वो भी मेरे इक्वल होंगे। आप कहेंगे हाँ ये तो हमें पता है, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, उसने तो एक्सियम लिखी है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तभी तो आपको पता है। इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर a इक्वल्स टू b है, ये इक्वल्स है, मैं आपसे कह रहा हूं लेट्स सपोज c इक्वल्स टू d है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब ये जो इक्वल्स हैं मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, तो कैसे ऐड कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि a + c और b + d, तो जो होल होगा वो भी आपका इक्वल होगा, ठीक है। ये इसने लिखा है if equals are added to equals the wholes are equal। चलिए थर्ड एक्सियम पर चलते हैं। थर्ड एक्सियम आपकी है
इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सिंपल, वही सेम है कि मान लो अगर a इक्वल्स टू b है, अब आपने अगर इक्वल्स सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों में से, तो जो भी आपका होल्स आएगा वो भी आपका इक्वल होगा। तो जो आपका रिमाइंडर्स आएगा वो आपका इक्वल होगा, या उसको होल जो बोल सकते हैं, यानी कि जो भी बच के आया, इसलिए वो रिमाइंडर वर्ड यूज कर लिया यहाँ पर। अब फोर्थ है आपका थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसे भी कोई भी दो थिंग्स जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएं, वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे अपनी कॉपी में काम कर रहे हैं, अब आपने एक पेज उठाया, उसके नीचे सपोज आपने दूसरा पेज उठाया। अब अगर आप देखें, जब आपकी कॉपी बंद रहती है तो एक पेज के ऊपर आपका दूसरा पेज आता है, या आप क्या कहते हैं कि एक पेज ने दूसरे पेज को कोइंसाइड कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दोनों पेजेस हैं वो दोनों इक्वल है, क्योंकि उनका साइज शेप इक्वल है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, लेट सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है ये T1, लेट सपोज ये आपके पास रेक्टेंगल है कोई T2। अब अगर आप इस T2 रेक्टेंगल को उठाकर T1 के ऊपर रख दें और इसको पूरा कवर कर ले अलोंग द बाउंड्रीज, तो हम कहेंगे कि T1 एंड T2 कोइंसाइड विद ईच अदर। ये दोनों शेप्स जो हैं ये कोइंसाइड कर रही हैं, तो वो इसने लिखा थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, और यहां लिखा भी है टू शेप्स फिट एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो दे आर इक्वल इन साइज एंड शेप। लास्ट एग्जाम है, एग्जाम 5 ही है, लेकिन बुक में आपकी 7 लिखी है, एक्चुअली में जो 6th और 7th लिखी है वो इन्हीं से मिलके बनी है। तो 5th एग्जाम आपकी है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो सपोज ये आपके पास कोई भी आपके पास शेप है, मैं कह रहा हूं कि ये जो शेप है ये पूरी शेप है, होल शेप है। अब अगर इसके पार्ट की मैं बात करूं तो लेट सपोज ये मेरा कोई पार्ट हो गया इस शेप का, ये मेरा पार्ट हो गया, इसी शेप का पार्ट हो गया। तो उसने क्या किया था, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। हमेशा होगा भाई, ये जो होल है तो हमेशा पार्ट से बड़ा होगा ही होगा ना। अब सपोज अगर आप कहें 10 है मेरे पास, 10 जो आपको पता है, तो 10 को आप कैसे लिखते हैं, 10 को लेट सपोज आपने लिखा 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ऐसे आपने लिखा। ये जो एक 2 है ये इस 10 का पार्ट ही तो है, तो इसका मतलब है हमेशा होगा ना 10 इज ग्रेटर देन 2, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, हमेशा होगा। तो अ टोटल इज ऑलवेज बिगर देन एनी ऑफ इट्स प्रॉपर पार्ट्स। चाहे कोई भी आप पार्ट ले लें, तो होल हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अ फुल साइज पिज्जा इज मोर देन जस्ट वन स्लाइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो 6th आपकी बुक में लिखी हुई है और 6th और 7th, मैंने इसको 6th और 7th नहीं लिखा। 6th आपकी वो बोल रहा है थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब अब आपके पास कोई भी एक थिंग है, लेट सपोज आप ये कह रहे हैं कि थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। तो जो सेम थिंग है, लेट सपोज मैंने आपसे ले ली, वो सेम थिंग मेरी 5 है, जैसे ये एग्जांपल दिया है, सेम ले लेते हैं। ये मेरी जो सेम थिंग है वो मैंने 5 ले लिया, 1 + 5 ले लिया। अब मैं कह रहा हूं इससे थिंग्स बनाएंगे, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ दिस। अब मैं इसका डबल लिखता हूं, लेट सपोज मैंने इसका डबल लिखा b, तो b कितना हो गया 2 × a, यानी कि 2 × 5, यानी कि कितना आ गया 10। फिर मैंने एक और थिंग बनाई c, इसका डबल किया मैंने सेम थिंग का, एक ही डबल करूंगा ना, फिर ये भी आपका हो गया 2 × 5, ये भी आपका कितना हो गया 10। इसका मतलब b और c आपके इक्वल हुए कि नहीं हुए, b और c आपके इक्वल हो गए ना। तो वो ये बोल रहा था थिंग्स, यानी कि b और c which are double of the same thing, which are double of the same thing, इसी का डबल है r equal to 1 another। ठीक है, इसी तरीके से थिंग्स which are halves of the same thing। अब अगर आपने हाफ कर दिया, यानी कि लेट सपोज b कितना हो गया, b भी आपका a/2 हो गया, और लेट सपोज c भी आपका कितना हो गया, c भी आपका a/2 हो गया, देखिए 5/2 2.5 आ गया, और ये भी करेंगे तो 2.5 आ गया, तो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया आपका। तो थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो चीज दी हुई हैं, अगर आप उनका डबल कर देंगे तो भी इक्वल रहेगा, हाफ कर देंगे तो भी इक्वल रहेगा। जनरली आप जब भी अपने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं अरिथमेटिक में, तो आप यही कहते हैं ना कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ डबल कर दो, दोनों तरफ हाफ कर दो। क्यों कहते हैं आप ऐसा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ एक एक्सियम है आपके पास, वो कहता है कि अगर आपके पास थिंग्स हैं, अगर आप दोनों तरफ डबल करोगे तो वो इक्वल रहेंगी क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखिए उसने क्या लिखा, अब a = b है, b = c है, देन प्रूव दैट a = c व्हिच यूक्लिड एक्सियम इज यूज्ड। तो यहाँ पर आपको कोई अलग से प्रूफ करके नहीं दिखाना है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको डायरेक्टली बताना है कि इसमें कौन सी एक्सियम हमारी यूज हो रही है। तो 5 एक्सियम हमारी है, 1 2 3 4 5, इनको आप याद कर लीजिए। 1 एक्सियम क्या थी, 2 3 4 5, ये आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हमारी 1 एक्सियम थी उसमें हमने बोला था
कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जो अभी हमारा क्वेश्चन है वो क्या हमारी पहली एग्जाम नहीं है, वो हमारी पहली एग्जाम है ना कि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, a इक्वल्स टू b है, b इक्वल्स टू c है, देन प्रूव दैट a इक्वल्स टू c। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका लिखा है a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू c है, तो आप क्या कह सकते हैं सीधा सीधा कि हाँ भैया a इक्वल्स टू c हो गया। ठीक है, उसके बाद तो ये हमारी क्या होगी, एक्सियम 1 हमारे यहाँ पर यूज हो गई। If a equals to b, then prove a plus c equals to b plus c। कौन सी एग्जाम हो गई, एग्जाम नंबर 2 हो गई, क्योंकि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन द होल इज इक्वल। दिस इज एग्जाम नंबर 2। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट a minus c equals to b minus c, अगर a equals to b है, यानी कि इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। एग्जाम नंबर 3, तो ये आपकी हो गई एग्जाम नंबर 3, ये आपकी हो गई एग्जाम नंबर 2। If two circles coincide, टू सर्कल्स कोइंसाइड करते हैं, लेट्स सपोज आपका सर्किल है C1, लेट्स सपोज आपका सर्किल है C2। अब आप क्या करिए, C1 को C2 के ऊपर रख दीजिए। आप अगर इसने कोइंसाइड कर दिया तो प्रूव दैट देयर सेंटर्स एंड रेडियस आर इक्वल, क्योंकि इक्वल होंगे, क्योंकि सेंटर सेंटर मैच करेगा, सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस मैच करेगी। फाइनली तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम नंबर 4 हो गई। प्रूव दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, तो होल हमेशा हमारा पार्ट से बड़ा होता है, तो ये हमारी हो गई एग्जाम नंबर 5। उसके बाद वो बोल रहा है कि इफ AB इक्वल्स टू CD, अगर AB और CD आपके इक्वल हैं, इसको देख लीजिए आप, अगर AB आपका CD के इक्वल है, उसके बाद उसने कहा CD आपका EF के इक्वल है, तो हम क्या कह रहे हैं, AB आपका EF के इक्वल है, तो ये रिपीट हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वापस से आपका एग्जाम नंबर 1 हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स। तो एक्सियम्स हमने देख लिया, अब आप एक बार पोस्टुलेट्स भी देख लीजिए। पोस्टुलेट्स जो हमारे क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, और इनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं। इसका मतलब इनके प्रूफ्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब उसने क्या कहा, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर। एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट। ठीक है, ये पोस्टुलेट है, ज्योमेट्रिकल पोस्टुलेट है, तो उसमें ज्योमेट्री हमारी यूज हो रही है, इसलिए इसको पोस्टुलेट बोल दिया। कोई अर्थमेटिक जैसी चीजें जैसे पहले हो रही थी, उनको हमने एक्सियम्स बोला था, ये हमने लिखा भी था। ये पोस्टुलेट्स भी प्रॉपर्टीज ही हैं, एक्सियम्स भी प्रॉपर्टीज ही हैं, बस पोस्टुलेट्स हम उनको बोल देते हैं जहां पर ज्योमेट्री यूज होती है मैथमेटिक्स में। सेकंड है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। अब सपोज ये आपकी कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, तो इसको आप कैसे भी इंडेफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने इधर की तरफ प्रोड्यूस कर दी, या लेट्स सपोज आपने इसको इधर की तरफ प्रोड्यूस कर दी। ये एक पोस्टुलेट हो गया कि टर्मिनेटेड लाइन को आप किसी भी तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये आपके पास सपोज सर्किल है, कोई भी आपके पास रेडियस है, तो आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी सेंटर किसी भी रेडियस के साथ। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल ठीक बात है, सारे सपोज ये आपकी दो लाइन से, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल, सारे क्या है 90 डिग्री है ना, तो सारे राइट एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। और राइट एंगल की डेफिनेशन हमने देख ली थी डेफिनेशंस में। उसके बाद इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, आप इसको देखिए, आप एक स्ट्रेट लाइन है, वो हम किस पर डाल रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइंस पर डाल रहे हैं। उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो पैरेलल हैं या पैरेलल नहीं है। तो लेट्स सपोज ये हमारी कोई दो स्ट्रेट लाइन है, हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ये पर डाल दी। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब सेम साइड लेट्स सपोज ये वाली साइड ले लीजिए, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लेस देन टू राइट एंगल्स। लेस देन टू राइट एंगल्स का मतलब लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब लेट्स सपोज अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 + 2 इज लेस देन 180 डिग्री। अगर है तो ऑन द सेम साइड लेस देन टू राइट एंगल्स, देन टू स्ट्रेट लाइंस। अगर ऐसा है देन टू स्ट्रेट लाइंस, कौन सी, ये लेट्स सपोज ये स्ट्रेट लाइन L है, लेट्स सपोज ये स्ट्रेट लाइन M है, देन टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूसेस इंडेफिनिटली, अगर इनको प्रोड्यूस करें इंडेफिनिटली, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स। इसका मतलब हम इनको किधर की तरफ प्रोड्यूस करें, अगर सपोज इनको इधर की तरफ प्रोड्यूस करें, ऐसे प्रोड्यूस करें, तो ये हमारी जरूर यहाँ पर मीट करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा क्या हो गया, मीटिंग पॉइंट हो गया। तो अगर ऐसा है कि दो स्ट्रेट लाइंस आपके पास हैं, लेट्स सपोज आप कोई दूसरा एग्जांपल पे आप ले लीजिए तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। लेट्स सपोज आपके पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है, आपने ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई, लेट्स सपोज ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं,
और आप ये कह रहे हैं कि 1 + 2 हमारा 180 से कम है, तो जब आप इनको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे उस तरफ जिधर आपके एंगल्स बने हुए हैं तो ये हमारी जरूर मीटिंग करेंगी। लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट O है जहां पर ये मीट कर रही है, ये उसने लिखा है पोस्टुलेट। तो इट सेज इफ अ लाइन क्रॉसेस टू लाइंस and the interior angles on one side add up to less than 180, तो those two lines will meet on that side। ठीक है, तो जिधर की तरफ आप दो इंटीरियर एंगल्स ले रहे हैं उधर की तरफ जब आप उनको एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारी जरूर मीट करेंगे। ठीक, तो ये हमारे 5 हो गए पोस्टुलेट्स। मेरे ख्याल से इसमें भी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अब उसके बाद देखिए क्या कहा इसने कि मैंने आपको यूक्लिड ने कहा कि मैंने आपको जो है कुछ एक्सियम्स बता दिए, कुछ पोस्टुलेट्स बता दिए, 5 एक्सियम्स 5 पोस्टुलेट्स बता दिए। अब आप इनको एज्यूम करते हुए कहीं पर भी अप्लाई कर दो, और जहां पर भी आप अप्लाई करोगे वहां पर आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। या मैं अगर बहुत सिंपल टर्म्स में आपसे कहूं, सपोज मैंने आपको कोई 2 चीज बताई और मैंने आपसे कहा कि भाई ये 2 चीजें आप इनको एक ट्रुथ मान लीजिए और आप इन्हीं ट्रुथ को मानते हुए अपनी चीजें आगे सॉल्व करिए, तो आपकी चीजें सॉल्व होती जा रही हैं। लेकिन आप कुछ टाइम बाद अगर मेरे पास आए तो आपने कहा सर मैंने ना ये 2 ही चीजें अप्लाई करी, लेकिन देखिए ये एक ऐसी चीज निकल के आ गई जहां पर आपकी दोनों चीजें अप्लाई नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे सर इसका मतलब आपने जो दोनों चीजें बताई थी वो गलत थी, वो जनरलाइज नहीं थी। तो एक वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो जितने भी हमारी एक्सियम्स हैं, ये सिस्टम जो हमारा है एक्सियम्स का है, पोस्टुलेट्स आप कह लें, ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि देखिए इतने साल पहले उसने लिखी थी, आज भी जो हम ज्योमेट्री अपनी पढ़ते हैं तो हर जगह हम उसको अप्लाई करते हैं और एक कभी भी ऐसे डिसीजन पर या कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंचते जहां पर ये चीजें हमें लगे कि गलत है। तो हम ये कहते हैं कि जो सिस्टम ऑफ एक्सियम्स है दैट इज कंसिस्टेंट। लेकिन अगर if it is impossible to deduce from these exams a statement that contradicts any axiom or previously proved statement, तो हम क्या कहेंगे भैया फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप उसको इनकंसिस्टेंट प्रूव कर दें। ठीक, अब उसके बाद एक और वर्ड जो आप मैथमेटिक्स में बड़ा पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं थ्योरम। तो एक्सियम्स हमें पता लग गया क्या होता है, पोस्टुलेट्स हमें पता लग गया, दीज आर यूनिवर्सल ट्रुथ्स व्हिच आर गिवन बाय यूक्लिड। अब थ्योरम क्या होती है, थ्योरम हमारे वो स्टेटमेंट्स हैं दैट वर प्रूव्ड, जिनको प्रूव किया गया है, आर कॉल्ड प्रपोजिशंस और थ्योरम्स। यानी कि विद द हेल्प ऑफ एक्सियम्स या विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स जो स्टेटमेंट्स हमने प्रूव किए हैं उनको हम बोलते हैं थ्योरम। अब फॉर एग्जांपल एक थ्योरम हमने ली, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। क्या कह रहा है, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस, 2 अलग अलग लाइंस हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई लाइन L है, लेट्स सपोज ये कोई लाइन M है, ये 2 अलग अलग लाइन है। 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव, नहीं हो सकते, मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, एक से ज्यादा पॉइंट्स उनमें कॉमन नहीं हो सकता। अब आप ये कहें कि जी सपोज एक लाइन ये L है, लेट्स सपोज ये कोई लाइन M है और मैं आपसे कह रहा हूं लेट्स सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इनमें तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, तो नो कॉमन पॉइंट, इनमें तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखिए उसने लिखा कि कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट, वो तो कह रहा है भैया एक से अगर पॉइंट कॉमन भी होगा ना तो एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो इसमें तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना है, 0। अब अगर आप कोई 2 स्ट्रेट लाइन बनाए, एक सपोज लाइन आपने ये बना दी, एक लाइन सपोज आपने ये बना दी, कितने पॉइंट्स आपके कॉमन आए, सिर्फ एक ही तो पॉइंट ये कॉमन आया। अगर ये सपोज कोई लाइन L है और ये लेट्स सपोज कोई लाइन M है, तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। अब आपको दिख तो रही है कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई एक से ज्यादा पॉइंट पर ये कोई 2 लाइन हमारी मीट करें, ये थ्योरम है। अब इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मान रहे, लेकिन अब इस थ्योरम को हम प्रूफ करके देखेंगे। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स को यूज करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब आप इस तरह के प्रूफ्स करते हैं तो यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, इससे समझ लीजिए आप। ये कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन अगर हमको कोई चीज प्रूव करनी है और वो प्रूव नहीं हो सकती, तो कॉन्ट्राडिक्शन केस में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है चलो हमने मान लिया ये चीज एग्जिस्ट करती है। हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। ये एज्यूम करने के बाद फिर हमारे पास जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं या जो एक्सियम्स हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं, हम उनको अप्लाई कर देते हैं एज इट इज।
और फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें ये लगता है कि यार जो हमने एज्यूम किया था तो हमने गलत एज्यूम कर लिया। तो जो आपने गलत एज्यूम किया उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हम कहते हैं कि जो हमने एज्यूम किया वो गलत हो गया, यानी कि हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पर पहुंच गए। कॉन्ट्राडिक्शन पर पहुंच गए इसका मतलब जो एज्यूम किया वो गलत हो गया, इसका मतलब हमने एज्यूम्पशन ही गलत माना था, तो हमें फिर इजीली उसका प्रूफ मिल जाता है। अब इसी को देखिए हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। अब हम सबसे पहले कह रहे हैं कि जो आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन एल है और एक लाइन एल है, लेट सपोज ये 2 पॉइंट्स पर मिलती है। एज्यूम कर लिया हमने, ये तो हमें पता है कि 2 पॉइंट्स पर नहीं मिलेंगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कोई लाइन एल है, ये कोई लाइन एम है, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो दो लाइंस हैं ये 2 पॉइंट्स पर मिलती हैं। एक पॉइंट लेट सपोज ए है और लेट सपोज एक कोई पॉइंट बी है। इन 2 पॉइंट्स पर ये लाइन मिलती है, दो अलग अलग पॉइंट्स पर, जो कि नहीं होता, नहीं मिलती है, लेकिन एज्यूम कर लिया हमने। ठीक, तो अगर पेपर में आता है तो आपको इसी तरीके से थियोरेटिकल फॉर्म में लिखना है कि लेट अस अज्यूम दैट 2 डिस्टिंक्ट लाइंस L and M have 2 points A and B in common। 2 पॉइंट्स कॉमन है, A और B। ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब अगर 2 पॉइंट्स कॉमन है तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स दोनों लाइंस पर लाई करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरे पास ये दो लाइन है, L है और M है, लेट सपोज आप कहते हैं कोई पॉइंट O है, तो आप ये कहते हैं ना कि O पॉइंट L पर भी लाई कर रहा है और O पॉइंट आपका M पर भी लाई कर रहा है। सॉरी, M की वाली है। O पॉइंट आपका M पर भी लाई कर रहा है और O पॉइंट आपका L पर भी लाई कर रहा है। अब उसी तरीके से आपने एज्यूम किया कि L और M जो दो लाइन हमारे पास हैं, इन पर ये 2 पॉइंट्स पर ये मिल रही हैं दो लाइन। इसका मतलब A पॉइंट L पर, A पॉइंट M पर, B पॉइंट L पर और B पॉइंट M पर लाई करेगा। It means both points lie on both the lines. तो then A and B lie on lines L and R। यूक्लिड का एक्सियम 1 क्या बोलता है? अब देखिए हमने यूनिवर्सल ट्रूथ उठाया, प्रूव कर रहे हैं ना स्टेटमेंट को। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहता है? A straight line, ये सॉरी एक्सियम मत बोलिए, इसको पोस्टुलेट बोल दीजिए, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। इसको पोस्टुलेट बोल दीजिए आप। So a straight line may be drawn from any point to any other point। ये भी हमने पढ़ा था यूक्लिड की एक्सियम, न्यूटन का सॉरी पोस्टुलेट, दिखा देता हूं मैं आपको। ये भी हमने पोस्टुलेट 1 पढ़ा था। A straight line may be drawn from any point to any other point। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को आप किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज यूक्लिड पोस्टुलेट। ठीक है, अब आइए इस पर आप। तो a straight line may be drawn from any one point to any other point। हाँ, ठीक बात है। अब उसने क्या था? So through 2 points A and B only one straight line can be drawn। अब आप ही कह रहे हैं ना कि भाई ये 2 पॉइंट्स मेरे L और M पर लाई कर रहे हैं, तो लाइन को तो भाई आप छोड़ दो, अभी हम इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब A पॉइंट से और इसका मतलब B पॉइंट से हम क्या कह रहे हैं? So through 2 points A and B only one straight line can be drawn। एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है अगर एक ही लाइन पर है तो। बट हियर वी हैव 2 लाइंस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 लाइंस हैं पासिंग थ्रू A and B। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूक्लिड का पोस्टुलेट 1 क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं A और B, तो उनसे आपकी एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। अब आपने एज्यूम किया कि अगर A और B आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पर हैं, तो या तो लाइन L ड्रॉ होगी या लाइन M ड्रॉ होगी। ये समझ में आई बात आपको या नहीं आई? दोबारा देख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन अगर आपको हो गया होगा तो। अभी हमने ये एज्यूम कर लिया था कि A और B जो दोनों पॉइंट्स हैं वो हमारे इन दोनों लाइन पर लाई कर रहे हैं। यूक्लिड का पोस्टुलेट ये कहता है कि आप किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, A और B पॉइंट्स की। अब ये जो A और B पॉइंट हैं, इन A और B पॉइंट से आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट हैं, अभी आपने ये एज्यूम किया था कि ये 2 पॉइंट L पर भी एग्जिस्ट करते हैं और M पर भी एग्जिस्ट करते हैं। भाई अगर ये पॉइंट हैं तो ये या तो ये L पर एग्जिस्ट करेंगे या ये M पर एग्जिस्ट करेंगे, दोनों लाइन पर तो एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि लेट सपोज ये 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एजम्पशन हमारा गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। तो हम कहेंगे कि इसलिए हम कहते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा एग्जांपल, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखो उसने क्या कहा, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं एग्जांपल को। इफ ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ABC आपके 3 पॉइंट्स हैं किसी लाइन पर, एंड B लाइज बिटवीन A एंड
सी, तो ये आपकी कोई लाइन है, ये आपका पॉइंट ए है, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ये आपका लेट सपोज पॉइंट सी है और लेट सपोज बी आपको कहीं बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये आपके ये सब पॉइंट्स हैं। पॉइंट क्या होता है, इसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन क्या होती है, ब्रेडथलेस लेंथ, डेफिनेशंस हैं। तो कह रहा है शो करिए AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। आपको क्या शो करना है, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। अब आप कहेंगे वाह, इसको कैसे प्रूव करें, ये तो दिख रहा है, होता ही है, ठीक। लेकिन यूक्लिड वाले टाइम पर आ जाएगी, जहां पर वो बुक अपनी लिख रहा है, जहां पर आपको वो दिखा रहा है कि किस तरीके से आप उसको प्रूव करेंगे। तो देखिए, इस तरह के प्रूफ लिखने का ना प्रॉपर एक तरीका है, और आपको ना एक्सियम्स यूज करके प्रूफ लिखना है। जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल भी हमने किया था, थ्योरम हमने प्रूफ की थी, तो वहां पर हमने एक्सियम को यूज किया था। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसमें कौन सी एक्सियम हम लगाएं, इसमें कौन सी एक्सियम लगाएं। पहली एक्सियम जैसे हमारी कहती है कि या कौन सी एक्सियम लगाएं, कौन सा पोस्टुलेट लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं। एक्सियम को तो आप थ्रू आउट द मैथमेटिक्स कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपकी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हो, लेकिन पोस्टुलेट्स को आप सिर्फ वहीं यूज करेंगे जहां पर आप ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ये बात हम कर चुके हैं। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो देखिए इसको प्रूव करने का बिल्कुल सिंपल तरीका आपका रहता है। इस तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है। आप 2-4 एग्जांपल्स अगर देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इनिशियल फेज में एकदम आइडिया लगता है कि हम कैसे लिखेंगे। अब इसने कहा कि जो यूक्लिड एक्सियम 4 है वो कौन सी है, कॉन्साइड वाली है। मतलब अगर एक शेप साइज की फिगर को किसी दूसरी शेप साइज की फिगर के ऊपर रख दें तो हम क्या कहते हैं कि दोनों की दोनों फिगर्स इक्वल है। अब यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ठीक है, आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं ABC। मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करिए, एक फिगर बनाइए, एक शेप बनाइए AB, एक आप शेप बनाइए या एक आप लाइन ले लीजिए लेट सपोज BC, एक आप लाइन ले लीजिए लेट सपोज AC। क्योंकि उसने कहा ना कि ABC हमारे 3 पॉइंट्स हैं ऑन अ लाइन एंड B लाइज बिटवीन A एंड C। तो अलग अलग तो मैं ले सकता हूं ना, AB को अलग से मैं एज्यूम कर सकता हूं, BC को अलग एज्यूम कर सकता हूं, AC को अलग एज्यूम कर सकता हूं। अब उसने कहा कि आपके पास, अब आप क्या काम करिए कि जो आपके पास ये लाइन है AB, आप इसको उठाइए, ठीक है जी। ये लो हमने AB को उठा लिया और इस AB को उठाकर मैंने इसके ऊपर रख दिया, इसको, इस लाइन को मैंने इसके ऊपर रख दिया। इसी से मिलाते हुए इसके बाद मैंने BC को इसके ऊपर रख दिया। तो जब मैंने BC को इसके ऊपर रखा तो मैंने देखा कि जब मैंने इन दोनों लाइंस को उठाकर इनके ऊपर रख दिया तो ये तो मेरे एग्जैक्टली AC के ऊपर आ गए, कोइंसाइड कर गए मेरे। तो जब मेरे कोइंसाइड कर गए तो मेरी एक्सियम 4 क्या कहती है कि थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि AB और BC को जब मैंने इस पर कोइंसाइड कर दिया तो ये मेरे AC के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, हेंस प्रूव्ड। ये लिखा भी है। तो उसने बोला सबसे पहले कंसीडर 3 पॉइंट्स ABC ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट B लाइज बिटवीन A एंड C, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स AB BC एंड AC। ये हमने लाइन सेगमेंट्स अपने ड्रॉ कर ली थी AB BC AC। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उनको प्लेस किया एंड टू एंड, तो ये हमारी बिल्कुल मैच कर गई और हम कहेंगे AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। अगर सिंपल प्रूफ है करने का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका आ गया। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है इसमें भी एग्जांपल में, ये भी आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो अगर आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है AB, तो आप इस लाइन सेगमेंट पर कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि ये तीनों एंगल्स आपके इक्वल होते हैं और आपकी जो तीनों साइड्स हैं ये आपकी इक्वल होती हैं। दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, सॉरी, हाँ प्रूव करना है। प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी लाइन सेगमेंट। अब कैसे इसको प्रूव करें, ठीक, चलिए इसको देखते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा। अब देखो, आप सबसे पहले ये अज्यूम करो कि आपके पास उसने क्या दिया है, ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। उसने एक लाइन आपको दी है, एक लाइन सेगमेंट उसने आपको दी है। तो ठीक है, हम एक लाइन सेगमेंट सबसे पहले बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये लाइन सेगमेंट आपकी हो गई AB, ठीक है। अब आप क्या करिए, A को सेंटर मानते हुए, डेफिनेशंस हमने पढ़ी है, हमें पता है रेडियस क्या होती है, हमें पता है सेंटर क्या होता है, हमें पता है सर्किल क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, A को सेंटर मानते हुए और AB को रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, आता है हमें ड्रॉ करना। अब ये जो सर्किल है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि सर्किल पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे और सेंटर से अगर वो लाइन आप यहां डालेंगे तो सारे के सारे जो लाइंस हैं
उनकी जो लेंथ होगी वो ए बी के इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बी को सेंटर मानेंगे और वापस से ए बी को रेडियस मानेंगे और एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहां भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बी पॉइंट से अगर इस सर्किल पर मैं कोई भी पॉइंट बनाता हूं तो वो सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, ए बी के, क्योंकि दोनों रेडियस है। अब ये जो दो सर्किल आपके बने, लेट सपोज ये आपको मीट किया इन दोनों सर्कल्स ने किसी पॉइंट सी पर। अब आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए ए से सी और ज्वाइन कर दीजिए बी से सी। अब अगर हम सिर्फ इस सर्किल की बात करें, अब सपोज अगर हम इस सर्किल की बात करें, इस सर्किल की अगर हम बात करें तो इस सर्किल पे अगर आप देखें, जो आपका ए बी है और जो आपका ए सी है इक्वल है ना, क्योंकि ए बी आपकी रेडियस है और इस सर्किल में ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर है और ये क्या है, ये भी आपकी रेडियस है। यानी कि सीधा सीधा आपको दिख रहा है ना कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी सीधा आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अब अगर हम दूसरा सर्किल लें, लेट्स सपोज अब हम इस सर्किल की बात करते हैं, इस सर्किल में क्या है आपका, जो आपका ये है बी ए रेडियस है और उस तरीके से बी सी ये भी आपकी रेडियस है, क्योंकि ये भी तो यहां मिल रहा है ना आपका सर्किल पर। इसका मतलब इसमें मैं क्या कहूंगा कि बी ए इक्वल्स टू बी सी। अब आपने क्या लिख दिया, अब आपने लिख दिया कि जी एक तो आपका आ गया ए बी इक्वल्स टू ए सी आ गया है, एक आपका ए बी इक्वल्स टू बी सी आ गया है। ए बी बी इक्वल्स टू बी सी लिखा है मैंने यहाँ पर, यानी कि ए बी जो है, जो आपका ए बी है वो आपका ए सी के भी इक्वल आ गया और वही आपका बी सी के भी इक्वल आ गया, यानी कि तीनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई, तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई, तो वी गॉट अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी गॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड सो, ठीक है। कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका ये भी। चलिए अब आगे चलते हैं और एक्सरसाइज इसकी देख लेते हैं, हमारी जो 5.1 है। आई अब देखिए इसमें बोल रहा है which of the following statements are true and which are false, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो हम ये बात करेंगे ट्रू फॉल्स की बेस्ड ऑन द एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, आंसर्स के जो रीजंस है वो भी हम देंगे इसमें। पहला बोल रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। एक पॉइंट आपका है और आपको बताना है कि उस पॉइंट से आपकी क्या एक ही लाइन पास होगी, सॉरी लेट्स सपोज ये आपका पॉइंट है, क्या एक ही लाइन पास होगी इस पॉइंट से, लो ये दूसरी लाइन पास हो गई, ये लो तीसरी लाइन पास हो गई, चौथी लाइन पास हो गई। सो फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट वी कैन पास इनफाइनाइट लाइंस। अब ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आपने जो पोस्टुलेट 1 पढ़ा था, पोस्टुलेट 1 आपसे कहता है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक आप सिर्फ एक लाइन बना सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पॉइंट से तो आप इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स। सेकंड हमारा क्या है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ना ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर हमारे हैं तो उससे सिर्फ एक ही लाइन हमारी पास हो गई, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides, ये ट्रू है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, मान लीजिए यही है, तो इसको आप इंडेफिनेटली इधर की तरफ कितना ही बढ़ा सकते हैं, उधर की तरफ भी आप इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया हमारा ये। फिर है फोर्थ, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। हाँ, उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे, उनकी सेंटर भी इक्वल होंगे, ये हमारा कौन सा है, फोर्थ पोस्टुलेट है, ठीक है, कोइंसाइड वाला जो था, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। इन फिगर 5.9, अब देखिए फिगर 5.9 है, हो सकता है आपको विजिबिलिटी इसकी ना आ रही हो तो मैंने अलग से बना दिया है ये। इन फिगर 5.9, इफ AB इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल्स टू PQ ये इसके इक्वल है, एंड PQ इक्वल्स टू XY और ये इसके इक्वल है, तो क्या कहेंगे हम, इक्वल्स आर इक्वल्स टू समथिंग, तो हम क्या कहेंगे, देन AB इक्वल्स टू XY, देन ये इसके इक्वल हो गया, ये भी ट्रू है हमारा, ये हमने पढ़ा है एग्जाम अपना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा, बाकी मेरे से रब हो गए, तो ये ट्रू था हमारा, ये भी ट्रू था हमारा, ये फॉल्स था और ये हमारा फॉल्स था, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि थोड़ा सा इसमें थ्योरी आपकी यूज होगी जो आपने भी पढ़ी है, तो इसको स्मार्टली हमें आंसर करना है। इसके आंसर्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं,
जो हो सकता है आप लिखिए, आप अपने टर्म्स में इसके लिख सकते हैं आंसर्स, वो अलग हो सकते हैं, गलत नहीं होगा क्योंकि है सिंपल बिल्कुल। कंसेप्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें डिफाइन करना है चीजों को, ठीक है, डिफाइन करना, तो डिफाइन हम अपने टर्म्स में ही करें हमेशा। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या और भी टर्म्स हैं जो हमें डिफाइन करती हैं, तो व्हाट आर दे, वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे। एक समझ लीजिए, सारे समझ आ जाएंगे। अब उसने सबसे पहला एग्जांपल दिया पैरेलल लाइंस। हाँ, तो पैरेलल लाइंस अब आपको उसने बोला कि डिफाइन करो, तो क्या आपको नहीं पता पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस आर दोस टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, जो किसी पॉइंट पर नहीं मिलती हैं, और दोनों की दोनों जो लाइंस होती है वो स्ट्रेट लाइंस होती है। अब ये मैंने डेफिनेशन बोली कि टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। अब इसमें क्या कुछ ऐसी टर्म्स आई जो आपको वापस से डिफाइन करनी पड़ेगी? वो इसमें कहा था आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या और भी टर्म्स हैं जो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी? देखिए, जब हमने ये एक्सियम्स वगैरह पढ़ी थी तो ये हमने मान लिया था कि भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद जो उसमें हमारा पॉइंट्स आया था, लाइन आई थी, सरफेसेस आई थी, वो हम ये कहते हैं कि ये टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम आगे फर्दर डिफाइन नहीं करेंगे, ये हमारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट क्या होता है तो आप ये कहते हैं कि हाँ भाई पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, लेकिन अगर आपको उसको दिखाना है तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा पॉइंट होता है। आपसे कोई कहे लाइन क्या होती है तो आप सीधा सीधा क्या कहते हैं कि ये हमारी लाइन होती है। आप कभी नहीं बोलते हैं कि ये लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ, आप क्या करते हैं उसको फिजिकली ड्रॉ करके दिखा देते हैं। आपसे कोई पूछे सरफेस क्या होती है, लो जी हमारी तो सरफेस हो गई। आपसे कोई पूछे सर्किल क्या होता है, लो जी हमारा सर्किल हो गया। तो क्या जो पॉइंट हो गया, जो आपकी लाइन हो गई है, जो आपकी सरफेस हो गई है, जो आपको प्लेन हो गया, ये ऐसी टर्म्स हैं जो आपकी अनडिफाइंड हैं, ठीक है, इनको आप फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ पर जैसे अभी हमने पैरेलल लाइंस को डिफाइन कर दिया, अब उस पैरेलल लाइन की डेफिनेशन में क्या क्या नई चीजें आई, उसमें एक तो हमारा लाइन आ गया और एक हमारा पॉइंट आ गया। तो इन दो टर्म्स को हम आगे फर्दर बोल सकते हैं। तो लाइन की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, वो आप और लिख दें। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या लिखा, पैरेलल लाइंस के लिए टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगी, एंड डू नॉट मीट नहीं करेंगी, नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड इन आइदर डायरेक्शन। तो इसमें हमारा क्या क्या है, दो लाइंस आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, सबसे पहले हमारी लाइन आ गई, लाइन में क्या क्या, स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। आप वन वर्ड में लिख सकते हैं लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। प्लेन क्या हो गया, प्लेन हो गया फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस, वो आपका प्लेन हो गया, ठीक है। प्लेन किससे बनता है, प्लेन आपका लाइन से बनता है, मिल के, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी तरह से है फिर हमारा, अब परपेंडिकुलर लाइंस की बात आ गई, तो परपेंडिकुलर लाइंस को आप कैसे लिखेंगे? अब इसके अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप, मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये याद कर लीजिए, आप इसको अपने टर्म्स में लिखिए। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, तो हम कहेंगे when one line is incident on another line such that the angle made by one line with the other line are equal, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के एंगल इक्वल बना रही हैं, या आप ये कहें कि two straight lines which meet at one point and make a right angle with each other, ये परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन आ गई। अब इसमें और क्या क्या टर्म्स आई, एक तो पॉइंट आ गया कि हाँ जी मीट कर रही है एक पॉइंट पर, दूसरा क्या आ गया जी एंगल बना रही है एक, और एंगल भी कौन सा बना रही है, राइट एंगल बना रही है, एंगल भी कौन सा बना रही है, राइट एंगल बना रही है। तो इन टर्म्स को आप डिफाइन कर दो। राइट एंगल आपको पता है क्या होता है, एंगल आपको पता है, इसीलिए जब मैंने आपको वो डेफिनेशंस बताई थी तो मैंने 23 डेफिनेशन सारी बताई थी जो उसकी बुक में लिखी हुई है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सिर्फ 7 है, तो यहाँ पर वो चीजें काम आती है हमारे, ठीक है। तो वैसे आंसर्स मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगी, जब परपेंडिकुलर जब इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर एंड फॉर्म अ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का। तो अब और रिलेटेड टर्म्स क्या आ गई, लाइन आ गया, हमें पता लग गया, एंगल आ गया, एंगल हमें पता है क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है। सिमिलरली लाइन सेगमेंट आपकी क्या हो गई, तो लाइन सेगमेंट हमारा एक लाइन का ही पार्ट होता है बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, ठीक है। ये तो हम कहते हैं ना, ये हमारी लाइन सेगमेंट होगी जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी लाइन में। तो इसमें क्या क्या आ गया, एक तो लाइन आ गया और एक पॉइंट हो गया, आपको पता है। इसी तरीके से आपकी रेडियस हो गई सर्किल की, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ अ सर्किल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर ये आपका कोई सर्किल है
रेडियस आपकी क्या होगी, सर्कमफ्रेंस से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस बोलते हैं। अब देखिए इसमें और रिलेटेड टर्म्स क्या क्या आई, एक तो रिलेटेड टर्म आपकी आ गई सर्किल, तो सर्किल को बता दो सर्किल क्या होता है, एक आपका आ गया सेंटर। आप बताना चाहें कि सर्कमफ्रेंस में क्या होता है तो सर्कमफ्रेंस को बता दीजिए। स्क्वायर आपका क्या हो गया, स्क्वायर आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें हमारी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स में हमारी 4 स्ट्रेट लाइंस जो एक दूसरे से राइट एंगल बनाती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं। पॉलीगन हो गया हमारा, राइट एंगल हो गया हमारा, इनको आप लिख दें, आंसर खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अब देखिए ये 2 पोस्टुलेट्स हैं, इनको आप कंसीडर करिए, पढ़ेंगे अभी इसको। कह रहा है कि डू दीस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो क्या इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं? अनडिफाइंड टर्म्स कौन सी है, वो जो मैंने अभी आपको बताई, पॉइंट, लाइन, ठीक, वो हमारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं, सरफेस। तो क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट भी मैंने आपको समझाया था। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप यूनिवर्सल ट्रुथ्स को लेकर चलें और उनसे आप कोई भी चीज अपनी ड्राइव कर लें, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ एग्जाम्स या सिस्टम ऑफ पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आप ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं या आपने कोई ऐसी चीज लाकर खड़ी कर दी जो आपके उन यूनिवर्सल ट्रुथ्स को फॉल्स कर रही है, तो हम कह देंगे भाई ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट। तो क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है, ये बताना है। क्या ये फॉलो करते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को? यूक्लिड के पोस्टुलेट्स जो 5 पोस्टुलेट्स हैं वो हमें पता है, ठीक है, नहीं पता तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर इस एग्जांपल पर आइएगा। ठीक, तो कह रहा है कि इनको एक्सप्लेन करिए। अब देखिए पोस्टुलेट्स क्या क्या दिया उसने आपसे कहा जो 2 पोस्टुलेट्स हैं, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C व्हिच इज इन बिटवीन A and B। अब उसने कहा आपके पास कोई भी ये 2 पॉइंट्स हैं A और B, given any 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is between A and B। उसने नहीं कहा कि ये लाइन है, उसने क्या कहा, given any 2 distinct points A and B, there exists a point C, there exists a point C which is in between A and B, जो कि A और B के बीच में होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको, इसने पोस्टुलेट कहा। ये आगे दूसरा क्या कह रहा है, there exist at least 3 points, 3 पॉइंट्स होंगे, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 पॉइंट्स होंगे, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये ठीक है। अभी अगर आप देखें तो ये सपोज हमने एक स्ट्रेट लाइन ये इस तरह से बनाई, मैं सपोज कह रहा हूं A है, B है, लेट्स सपोज ये पॉइंट C है। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो अगर मैं ये बनाऊं, लेट्स सपोज ये A है, लेट्स सपोज ये B है, लेट्स सपोज ये C। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसको समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले उसने कहा कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या यहाँ पर इन पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं हमारी? तो हाँ बिल्कुल है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में हमारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। कौन कौन सी है? पॉइंट है और लाइन है और एक बिटवीन है। क्या रखा है उसने? क्या क्या है? पॉइंट्स है, अनडिफाइंड टर्म है, लाइन है, अनडिफाइंड टर्म है, और एक वर्ड इसमें और आया था ये हमारा विच इज बिटवीन ए एंड बी, ये भी मेरा अनडिफाइंड है। इसको मतलब मेरी कोई डेफिनेशन नहीं है ना इनकी, तो ये मेरी अनडिफाइंड टर्म्स है। तो ये पहले का आंसर मिला, डू दीस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। हाँ अभी तक तो कुछ नहीं है, सिंपल चल रहा है। उसने कुछ पोस्टुलेट्स हमें दिए, 2 पोस्टुलेट दिए और उनके अकॉर्डिंग उसने कहा कि क्या ये इनमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं हमारी? हाँ अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ये ट्रू हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। क्या तो सो यस, पॉइंट, लाइन एंड बिटवीन आर अनडिफाइंड टर्म्स इन दीस पोस्टुलेट्स। आगे क्या बोल रहा है? आर दीस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब हमने क्या कहा था, जो हर जगह ट्रू हो चीजें हमारी। डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स? एक्सप्लेन। अब देखिए आगे हमने क्या लिखा, आर दीस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? हमने लिखा यस दे आर कंसिस्टेंट। क्यों है कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब पता है ना, ट्रू और जगह। इसने कहा देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इन स्टेटमेंट्स के बीच में। स्टेटमेंट क्या आपसे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ऑफ अ पॉइंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स व्हिच सजेस्ट द डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स। अब उसने कहा कि लेट्स सपोज आपके पास ये पॉइंट ए है, लेट्स सपोज आपके पास पॉइंट बी है, तो इनके बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट सी लाई करेगा। अब वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इनके बीच में, ये देखो ए और बी के बीच में तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब अगर मैं अज्यूम करूं ए और बी के बीच में जो भी पॉइंट्स है तो मैं इसी तरीके से अज्यूम करूंगा, और अगर मैं किसी भी तरीके से चला जाऊं ए से बी की तरफ तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी।
तो मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो सी कोई पॉइंट ऐसा होगा जो ए और बी के बीच में लाइन करेगा। तो स्टेटमेंट 1 स्पीक्स अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। ठीक, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? ensures not all points lie on the same line, that is space at least 2 dimensional। अब इसको समझने की कोशिश करो। उसने क्या बोला यहां पर? उसने बोला पोस्टेड में देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्या ये ऐसा है या नहीं? तो इसमें अगर आप देखें तो यहां लिखा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पर ना हो। तो देखिए जो हमने बनाया था ये ना, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट सपोज हमने बना लिया, तो हमने 3 पॉइंट्स बनाए ए बी सी। तो जरूरी तो नहीं है ना ये एक ही लाइन पर हो। ये हमारी कोई लाइन एल है और लेट्स सपोज ये लाइन हमारी एम है, तो ये भी ठीक है हमारी बात। ठीक, तो इसलिए हमने क्या लिखा कि स्टेटमेंट 2 एंश्योर्स नॉट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, दैट इज स्पेस इज एटलीस्ट 2 डायमेंशनल। ठीक, तो जैसे मान लो ये हो गया या ये हो गया। तो 2 डायमेंशनल क्यों बोला? क्योंकि इधर भी आ गया और उधर भी आ गया, तो उसको 2 डायमेंशनल बोल दिया हमने। चलिए, तो these both can be true at the same time, so postulates are logically consistent। तो हमारे ये postulates consistent हैं, हम कहेंगे। ठीक, ट्रू हैं। अब क्या ये हमारे यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रहे हैं? तो यूक्लिड पोस्टुलेट्स आपको क्या कहते हैं, जो भी हमने पढ़े थे सारे के सारे, तो क्या उससे कहीं पर ये डायरेक्टली रिलेटेड है? कोई भी पॉइंट इसमें ऐसा आ रहा है जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड हो? तो उसने कहा नो, दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि पोस्टुलेट 1 क्या आइडिया और क्या लेकर आया? ये लेकर आया ऑर्डर और बिटवीननेस की बात लेकर आया, जबकि यूक्लिड ने कहीं पर भी बिटवीननेस की बात नहीं की थी। ठीक है, which Euclid system does not explicitly address। तो ये डायरेक्टली यूक्लिड पर डिपेंड नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है तो आप कह सकते हैं कि सी पॉइंट और बी के बीच में लाई करेगा, बीच में, बिटवीन, लेकिन इस बिटवीन वर्ड की बात यूक्लिड ने नहीं की। सेकंड ये कह रहा है implies the existence of non collinear points। यही थे ना, ए से बी गए, बी से आप सी पर आ गए, तो ये जो 3 पॉइंट्स आपके हो गए ए बी सी, ये क्या हो गए आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, यानी कि जो एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते। यूक्लिड ने अपने पोस्टुलेट्स में जो बात की थी, पॉइंट्स की बात की थी, लाइन की बात की थी, और जो पॉइंट्स हमारे यूनिफॉर्म है उनसे मिलकर जो बनती है वो लाइन बनती है। उसने कभी बात नहीं करी कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है या ये मेरे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसलिए implies the existence of non-collinear points which is also not stated in Euclid's original postulates। So ये बाद में हमारा ज्योमेट्री में ऐड हुआ, लेकिन डायरेक्टली यूक्लिड की थ्योरी में ये नहीं था। तो इसलिए ये जो दोनों पोस्टुलेट्स हमें क्वेश्चन में दिए थे, ये डायरेक्टली यूक्लिड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी। इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B, एक कोई पॉइंट C है वो ए और बी के बीच में लाई करता है, सच दैट AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, देख लेते हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं। इफ अ पॉइंट C lies between points A and B such that AC, यानी कि AC इक्वल्स टू BC, AC और BC हमारे इक्वल है, तो प्रूव कर रहा है कि AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। इसको आप प्रूव करो तो सिंपल है। अब AC इक्वल्स टू BC उसने आपको दे दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स कर दो, देन द होल इज इक्वल, ये वाली एक्सियम लगा लो। तो दोनों तरफ आप क्या काम करो, AC को ऐड कर दो, ऐड AC बोथ साइड्स, ऐड AC बोथ साइड्स। मैं क्या कर रहा हूं, एक्सियम लगा रहा हूं ना यूक्लिड का, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। तो क्या हो गया, AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। तो ये हमारा हो गया 2AC इक्वल्स टू, अब आप ये देखिए BC प्लस AC कितना हो गया, BC प्लस AC, BC प्लस AC आपका हो गया AB के इक्वल। तो ये आपका हो गया AB, यानी कि सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हैं कि AC इक्वल्स टू 1/2 AB, और यही हमें प्रूव करना था कि AC इक्वल्स टू 1/2 AB, क्योंकि 2 आपका नीचे आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब उसने कहा कि इन क्वेश्चन नंबर 4 जो भी हमने सॉल्व किया है, उसने कहा पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, यानी कि जो भी हमने पहले सॉल्व किया है क्वेश्चन, ये सपोज हमारा पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, उसने कहा C जो है मिड पॉइंट हो गया हमारा AB का, बिल्कुल मिड पॉइंट है, क्योंकि उसमें हमने क्या प्रूव किया है कि AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, उसमें हमने ये प्रूव किया ना, AC इक्वल्स टू 1/2 AB, तो उसका मिड पॉइंट है C। उसके बाद उसने कहा प्रूव करो कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, यानी कि सिर्फ हर एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। अब अगर आप ये प्रूव करना चाहें तो देखिए हम इसको वापस से कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब
हम ये कहें कि लेट सपोज अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट ए है, लेट सपोज ये कोई पॉइंट बी है, अगर एक मिड पॉइंट नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट वी हैव मोर देन वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एक मिड पॉइंट आप मान लीजिए इसका सी है और एक मिड पॉइंट आप इसका मान लीजिए डी है। अब अगर इसका मिड पॉइंट सी भी है और डी भी है, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही पॉइंट है, अभी हमने अज्यूम कर लिया दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये होगा हमारा AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB होगा, और अगर DB इसका मिड पॉइंट है तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB होगा। बिल्कुल सही बात है ना, अगर DB इसका मिड पॉइंट होगा तो ये कहेंगे, C मिड पॉइंट है तो ये कहेंगे। अब अगर AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है तो इस समय क्या पता चलता है, लेट्स सपोज अगर C इसका मिड पॉइंट है तो हम क्या कहते हैं कि AC इक्वल्स टू BC है, यानी कि AC इक्वल्स टू BC है। उसी तरीके से अगर D इसका मिड पॉइंट है तो हम क्या कहेंगे AD इक्वल्स टू DB है या BD है। तो इस समय क्या कंक्लूजन मिलेगा कि AD इक्वल्स टू DB। तो अब ये हमारा हो गया AC इक्वल्स टू BC और AD इक्वल्स टू DB आ गया है, ठीक। अब ये दोनों के दोनों जो ये जो हमने इंप्लाई किया है, ये इंप्लाई हमारा कब हुआ, जब ये दोनों के दोनों मेरे हाफ ऑफ AB के इक्वल थे। यानी कि इफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, हम कहते हैं ना कि इफ थिंग्स सम थिंग्स आर इक्वल टू समथिंग। एक्सियम आप देखिए, एक्सियम में क्या था कि ये मेरे पास अगर दो अलग अलग थिंग्स हैं और अगर वो किसी एक थिंग के इक्वल हैं तो हम क्या कहते थे कि दोनों थिंग्स हमारे इक्वल हैं। यहाँ पर सिचुएशन आपकी ये तो बन रही है, एक थिंग लेट्स सपोज आपकी ये है AC इक्वल्स टू BC, एक थिंग आपकी ये है AD इक्वल्स टू DB, और ये मेरी थिंग है हाफ ऑफ AB। तो ये दोनों के दोनों इसके इक्वल हैं, ये हमने निकाल लिया। तो इससे ये तो प्रूव होता है कि ये भी मेरे एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि मैं सीधा सीधा क्या कह सकता हूँ कि जो AC इक्वल्स टू BC आपने लिखा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि AC इक्वल्स टू AD होगा मेरा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि BC इक्वल्स टू BD होगा मेरा, मैं ये भी कह सकता हूँ BC इक्वल्स टू BD होगा मेरा या DB होगा। तो लेकिन अगर AC इक्वल्स टू AD है, इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट आपका A है और एक पॉइंट आपका C है। उसी तरीके से आप कह रहे हैं A है, सॉरी, उसी तरीके से आप कह रहे हैं ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका D है। अब आप कह रहे हैं कि AC और AD ये तो आपके इक्वल हैं, तो भाई ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स सेम हो, यानी कि एक ही पॉइंट हो हमारा ये। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि हाँ एक से ज्यादा मिड पॉइंट हो सकते हैं, हमारा एजम्पशन गलत था, क्योंकि हम कॉन्ट्रडिक्शन पर आ गए। तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट एग्जिस्ट करता है। और ये देखिए मैंने इसका प्रॉपर प्रूफ भी आपको लिखा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये हमारा आ गया, दिस इंप्लाइज दिस AC इक्वल्स टू AD या CB इक्वल्स टू DB, but this is only possible if C and D are the same point only। अगर ये सेम पॉइंट होंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो ऑन अ स्ट्रेट लाइन देयर इज ओनली वन यूनिक पॉइंट, ठीक है, और जिसकी वैल्यू होगी हाफ ऑफ AB। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब सिक्स्थ एग्जांपल हमारा है ये फिगर AC इक्वल्स टू DB। मैं इसको बना देता हूँ। ये फिगर्स हमारी कुछ इस तरह की बनी है, दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड लेट्स सपोज दिस इज योर D। उसने ये बोला, अब कह रहा है अगर AC इक्वल्स टू BD है, उसने क्या कहा AC इक्वल्स टू BD, उसने बोल दिया। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है AB इक्वल्स टू CD है, ये प्रूफ करिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो AB है ये किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो अगर आप मोटा मोटा देखें कि मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं BC जो है ये हटाना है यहाँ से। तो इसमें भी आप एक्सियम लगाइए, यूक्लिड एक्सियम 3, जिसमें हमने क्या कहा था कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जो ये हमें इक्वल क्वांटिटी दी हुई है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेट्स सपोज सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स, ये हम कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि हम इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल में से। तो हम क्या लिखेंगे AC माइनस BC इज इक्वल्स टू BD माइनस BC। अब अगर आप देखें AC माइनस BC क्या हो गया, AC माइनस BC, AC तो आपका ये है, AC में से जब आप BC को घटा देंगे तो खाली क्या बचेगा आपका, सिर्फ AB बचेगा। इसका मतलब तो आपका AB आ गया। उस तरीके से BD माइनस BC, तो BD आपका कितना है, BD आपका ये है, BD माइनस ये BC आप कट कर रहे हैं तो खाली क्या बच गया आपका, CD बच गया। तो AB इक्वल्स टू CD आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए इसने क्या लिखा, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल है। अब देखिए इसमें कह रहा है व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों हम एक्सियम 5 को जो है यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहे हैं। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा, एक्सियम की बात कर रहा है।
तो जो आपने फिफ्थ एग्जाम पढ़ी थी उसमें हमने क्या कहा था, मैं आपको एग्जाम दिखा देता हूँ एक बार, जो फिफ्थ थी उसमें था द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो जो होल होता है वो पार्ट से हमेशा बड़ा होता है, ये उसकी एग्जाम थी। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप कैसे कहेंगे कि जो फिफ्थ एग्जाम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए इसके लिए हम ये लिखेंगे कि ये जो फिफ्थ एग्जाम है ये हर जगह अप्लाई होती है हमारी पूरी मैथमेटिक्स में, चाहे कोई भी फील्ड आप ले लें। अब सपोज करिए आपने जो है नंबर्स ले लिया। अब मैं सपोज नंबर की अगर बात करूं, मैंने कहा लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर 10 है। अब मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, सपोज आप 10 को लिख रहे हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये आपने ऐसे लिख दिया। तो ये जो 2 है ये इसका एक पार्ट है। अब अगर इस 2 को मैं इस 10 में से निकाल दूंगा, इस 10 में से अगर मैं 2 को निकाल दूंगा तो खाली क्या बचेगा, 8 बचेगा ना। इसका मतलब मैं सीधा सीधा क्या कह सकता हूं कि जो इसका पार्ट है 2, 10 उससे बड़ा है। तो इसका मतलब अगर हम नंबर्स पर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहा है। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी शेप है, कोई भी फिगर है, रेक्टेंगल ले लें, ट्रायंगल ले लें, कोई भी आप शेप ले लें, आपने सपोज उसका एरिया निकाला। अब सपोज इसका मैंने एक पार्ट लिया, आपने इस पार्ट का एरिया निकाला, तो इस पूरे शेप का जो एरिया होगा वो हमेशा बड़ा होगा मेरा इस पार्ट के एरिया से। तो यहाँ पर भी मेरी जो एग्जाम 5 है वो बिल्कुल ट्रू हो रही है, ठीक है, कि जो होल होगा वो बड़ा होगा हमेशा पार्ट से। तो ये जो है हमारी फिफ्थ एग्जाम, ये हर एक क्वांटिटी पर वैलिड है, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, या कोई भी जनरल सेट आपके पास हो। अब देखिए जैसे ये एक हमने इक्वेशन ली a = b + c। अब अगर आप लिख रहे हैं a = b + c, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका a है वो इन दो क्वांटिटीज का सम है। अब कोई भी आप ले लें, सपोज आपने लिखा 2 + 3 और आपने लिखा है 5, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया ना कि 5 जो है वो आपका 2 से ही बड़ा है और 5 जो है आपका 3 से ही बड़ा है, क्योंकि ये जो दो हैं ये तो पार्ट है ना इसके। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि भाई a जो है b से ही बड़ा है और a जो है आपका c से ही बड़ा है, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब इनमें से कोई भी क्वांटिटी जीरो ना हो। अगर कोई क्वांटिटी इसमें जीरो होगी तो फिर तो इक्वल हो जाएंगे हमारे। तो उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई पिज्जा है, ये पिज्जा का एक पार्ट है, तो ये पार्ट जो है वो हमेशा छोटा होगा उस पूरे पिज्जा से। तो ये जो एग्जाम 5 हमारी है ये हर जगह हमारी अप्लाई होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसी के साथ ही हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 भी फिनिश कर ली, हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया, ऑल्दो थोड़ा थ्योरेटिकल था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट इसमें आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।